तो जैसा हमने आपसे कहा था कि आप अगर इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से ये जो पूरे जो है मेडिसिन बाजार में एक तरह आम ग्राहकों के लिए लूट मची है, और किस तरीके से ब्रांडेड दवाइयाँ आपके हर 3 महीने में महंगी हो जाती हैं। आज के अगर 5 साल पीछे देखें कि जो दवाइयाँ 80 की मिल रही थी 160 की हो गई, 200 पार कर रही हैं। तो उसका एक उपाय के लिए भारत सरकार लगातार अपने प्रधानमंत्री के मुझसे भी सुना होगा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हर जगह खोलने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। और एक जो मिथ है उसको भी हम दूर करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर डी देवाचार्य मिश्रा हैं, और ये एमडी मेडिसिन हैं, और इसके साथ ही एम्स में लंबे समय तक ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हमें पता ही है कि जब विश्वास की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तो हम एम्स पर आज भी सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उस संस्थान पर भरोसा करते हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। और मेरा सवाल वही है, दवाइयों में जिस तरीके से ब्रांडेड दवाइयों की लूट मची है कि आम आदमी आज जिस तरीके से राशन खरीद रहा है उस तरीके से दवाइयाँ, और क्या उसका विकल्प जेनरिक दवाइयाँ हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये मैं समझता हूँ कि देश की जनता में भी और अपने ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में भी, शहरी क्षेत्र की जनता में भी ये जागरूकता का बहुत अच्छा विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से चिंता करते आए हैं स्वास्थ्य को क्षेत्र को लेकर के। जन औषधि केंद्र खोलने की जो योजना उनकी विचार में आई थी कि जो है ना, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी और हर जिले में, हर जिले अस्पताल में, जिला के अस्पतालों में, इवन ऑल हमारे एम्स के कैंपस में भी जनऔषधि केंद्र हैं। लोगों में भ्रांतियां हैं। ये जो इथिकल मेडिसिन हैं वो ज़्यादा फायदा करती हैं, जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो कम फायदा करती। कई लोगों ने तो मुझे बड़ा बेढंगा तर्क भी दिया। लोगों ने कहा कि हम जब ब्रांडेड शर्ट खरीदते हैं तो काफ़ी टाइम तक चलता है, और जो हम नॉर्मल दुकान से शर्ट खरीदते, शर्ट वही रहती है, शर्ट का दाम बदल जाता है। ठीक, ये समझने की बात है। ये मेडिसिन सस्ती कैसे हुई? मेडिसिन क्वालिटी वाइज सस्ती नहीं हुई, प्रोडक्ट वही है। सपोज करिए कि हम ग्लैक्सो की एग्यूमेंटिन खरीदते हैं, कोई दवा एग्यूमेंटिन नाम से, ब्रांड नेम से, और वही दवाई हमारी जो जेनरिक में आती है वो दूसरे नाम से आती है। सेम दवा है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें किसी प्रकार का जरा सा भी इफ एंड बट का कुछ भी प्रश्न नहीं है, और ना इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ना डिफरेंशिएट करना चाहिए। दवाई वही है, सब कुछ है। अब ये सस्ती कैसे हुई? डायरेक्ट कंपनी से जो हम परचेजिंग करते हैं या भारत सरकार परचेजिंग करती है, उसमें जो एमआर के रूप में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करते हैं, उसका खर्चा, टैक्स का खर्चा, बहुत सारे जो बीज के बिचौलियों का खर्चा होता है वो सब बच जाता है। और उसको चूँकि खर्चा बच जाता है, इस कारण से इस दवाई का रेट जो है ना सस्ता हो जाता है। डिफरेंट कुछ नहीं है, वही दवाई वही काम करती, जेनरिक मेडिसिन भी वही काम करती है। अगर बताइए, अगर जेनरिक मेडिसिन अगर वो काम नहीं करती तो हम एम्स जैसे संस्थान में हम जेनरिक दवाई लिखने के लिए क्यों बाध्य हैं? और हम इंजेक्शन तक जो सर्जरी करते हैं, अगर जेनरिक इंजेक्शन नहीं फायदा करते तो फिर हम वार्ड में बड़े बड़ी सर्जरी करते हैं, बड़े बड़े मेजर सर्जरी करते हैं, उनमें भी हम जेनरिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें भी जेनरिक दवाइयों का आप लोग इस्तेमाल? बिल्कुल, किसी प्रकार का इसमें सोचने का विषय ही नहीं है। हमारे यहाँ एम्स कैंपस में ही जनऔषधि केंद्र है, वो जेनरिक मेडिसिन ही उपलब्ध कराता है। और हमारे डॉक्टर्स भी इस समय तो बाउंडेड हैं कि आपको ब्रांड नेम लिखना ही नहीं, ब्रांड नेम आप लिख नहीं सकते, आप जो है ना केवल मेडिसिन का साल्ट लिखेंगे। और मैं, क्योंकि मैं एम्स में 18 साल एज ए एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूं, और मैं खुद भी बच्चों के लिए जो है ना, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट था, और वो हमारे अंडर में जो पीजी बच्चे करते थे उनमें भी कई बार ऐसे इस प्रकार के प्रश्न उठते थे कि सर ये बताइए कि जो जेनरिक मेडिसिन और जो एथिकल मेडिसिन है वो कैसे हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस जब करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। उनके बड़े बहुत अच्छा हम लोग पूरी तरह से उनको समझाकर कहते थे कि बीज का खर्चा बचाने के लिए जो है ना, जो टैक्स लगते हैं, दुनिया भर के जो खर्चे कंपनीज के होते हैं, प्रचार बहुत बड़े खर्चे, विज्ञापन के माध्यम से, उन विज्ञापन का खर्चा अगर हम बचा दें तो जैसे आज नेटवर्क मार्केटिंग है, घर घर में हम कोई भी प्रोडक्ट मंगा लेते हैं अपने, और वो हमें मार्केट से प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है। तो सेम कारण वही है, दवाइयों में किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं है। कहा गया है कि देखिए, एक ही कंपनी से एक ही जगह पैरासीटामोल हो या बाकी कोई भी होता है, और वो फिर ब्रांड नाम से जो है बिकने लगता है, और अपनी कंपनियां अपने तरफ से प्राइस जो है तय करती हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या जेनरिक मेडिसिन पूरी तरीके से सेफ है? हालांकि आपने सारी चीजें बता दी, क्या सेफ है? किसी भी प्रकार का सोचने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि ये सेफ है या नहीं है। बिल्कुल सेफ है। फिर डॉक्टर क्यों भ्रम फैलाते हैं कि भैया आप यही ब्रांड एक आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम मानसिक विकृति के शिकार हो चुके हैं सब जगह।
हमको ये पता है। अभी मैं हालांकि मैं चिकित्सक होने के नाते मैं किसी भी चिकित्सक पर कमेंट कभी नहीं करता। उनकी अपनी अपनी डायग्नोसिस है, अपने अपने ट्रीटमेंट है, और सभी लोग बहुत अच्छे संस्थानों से डिग्री लेकर के आते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा जरूरत उन चिकित्सकों को सोचने की का भी विषय है कि क्या हम मरीज की स्थिति को देख करके इलाज नहीं कर सकते। अगर हमारे एक सीनियर प्रोफेसर हुआ करते थे और वो कहा करते अगर तुम्हारी पोस्टिंग किसी पहाड़ी जैसे इलाके में हो जाए और वहां पर किसी प्रकार की डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है तो तुम कैसे पेशेंट को डायग्नोस करोगे। और बहुत अच्छे से समझाया करते थे कि अगर हमें हीमोग्लोबिन का पता करना है तो हम स्क्लेरल विजन करके भी पता लगा सकते हैं कि इसका इतना हीमोग्लोबिन हो सकता है। तो आज मरीजों की जेब पर जिस प्रकार से डाका पड़ रहा है, मुझे तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में जो है ना मुझे जांच करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं तो लीवर को पालपेट करके देख लेता हूँ, स्प्लीन को पालपेट कर देख लेता हूँ, उसके सिम्टम्स को देख करके, उसके बताए हुए साइंस को बता करके मैं बहुत कुछ रूल्ड आउट कर लेता हूँ। तो मुझे तो इन्वेस्टिगेशन कराने की रेयर केसेस में जरूरत पड़ती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिना इन्वेस्टिगेशन के हम कोई भी डायग्नोसिस क्लियर कर पाएंगे। लेकिन प्राइमा फेसी जो पेशेंट आता है उसको कम से कम 3 दिन का ट्रीटमेंट दो। भी हम अच्छे फिजिशियन हैं, अच्छे चिकित्सक हैं, तो कम से कम इतना तो हम लोड उसका बचा सकते हैं कि जो हम 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए की दवा का जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चिकित्सक भी बहुत सारी सोच पर निर्भर करता है। उनको ये पता लग जाए कि हमें ब्रांडेड कंपनियां बहुत सारे ऑफर्स भी करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। बोल्डली मैं बोलता हूँ इस बात को, मुझे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है कि नहीं सोचता है। सबका अपना एक आर्थिक सेटलमेंट होता है, आराम से करते हैं। लेकिन जेनरिक दवाइयों में जहाँ तक अपना बेसिक प्रश्न आपने किया है कि जेनरिक दवाइयों में एथिकल दवाइयों में क्या डिफरेंस है ना, क्यों ये सस्ती हैं और क्या कारगर है कि नहीं है, बिल्कुल भी सभी उन चिकित्सकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस पर जो है ना बिल्कुल विचार करना चाहिए उनको, अपने संस्थानों में भी, नर्सिंग होम में भी। क्योंकि मेडिसिन से तो कम से कम उनका मरीज का हम पैसा थोड़ा बहुत अच्छा चिकित्सा सेवा सस्ती कैसे हो पाएगी। दिन प्रतिदिन लगातार चिकित्सा सेवा महंगी होती जा रही है, सर्जरी महंगी होती जा रही है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया महंगी होते जा रहे हैं, है ना। तो और हमारा गरीब भाई जो हमारा गांव में रहने वाला व्यक्ति है वो कई बार उस का लाभ ही नहीं ले पाता पूरी तरह से। तो हम सभी चिकित्सकों को भी एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और मानवतापूर्वक विचार करना चाहिए। हो सकता है कि आप वैसे संस्थान और वैसे शिक्षा दीक्षा इसलिए आप सोचते हैं, लेकिन आज सच्ची है कि बाजार इतना, हर किसी को बाजार दिखता है और मेडिसिन में भी बाजार दिख रहा है और मुनाफा दिख रहा है कि कौन सा। यहाँ तक कि हमने कई दवाई के डिस्ट्रीब्यूटरों से बात किया तो उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाइयाँ दिन भर में अगर हम बेचेंगे तो हमारा जो टर्नओवर होगा काफ़ी कम होगा, और यहाँ अगर हम 10 पत्ता बेच देंगे तो 10,000 का टर्नओवर खेल हो जाएगा। मतलब मुनाफे का भी खेल है, इसलिए हम लोग जेनरिक दवाइयाँ नहीं बेचेंगे बल्कि ब्रांडेड बेचेंगे। आप ये भी मानते हैं कि बाजार और मुनाफा जो है एक बड़ा बिल्कुल फर्क है इसमें। मैंने कहा ना, आपसे निवेदन किया मैंने, और मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं और चिकित्सकों से भी निवेदन कर रहा हूं मैं। देखिए, इस संसार से सबको एक दिन जाना, कहते हैं कोई साइंस जो है ना, मैं थोड़ा सा बात कर लूं अपना साइंस की। ये जो चिकित्सा है बिना आध्यात्म के बगैर पंगु है। जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा हम सच में समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए। मैंने कोविड को बड़े तरीके से बहुत अपने करीब से देखा है, क्योंकि कोविड के टाइम में 2021 से 22 कंट्री में कोविड इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज भी रहा, एम्स में ही था मैं, और मैं बड़े करीब से देखा मैंने उस समय भी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को ये मिली कि बहुत सारी चीज़ें पैसे से ही हम सब कुछ नहीं कर सकते, पैसे से भी नहीं। एक नियत टाइम है। मैं क्योंकि आश्रम से पढ़ा लिखा हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा चित्रकूट आश्रम से हुई है। पूज्य राम, इसलिए आप अध्यात्म और एक ही बात भी बहुत अच्छे तरीके से, पूज्य राम भद्राचार्य जी मेरे गुरुदेव हुए, और उन्हें मुझे कहा करते थे, राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई संसार में तीनों लोकों में जन्म ही नहीं लिया जो अपनी इच्छा से कुछ कर सके। तो जब ये प्रभु को ही करना है तो हम ये जानते हुए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अगर हमको पता है कि बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है तो चिकित्सक का शरीर तो और भाग्य से मिला है, और ये सेवा करने का बहुत बड़ा एक उपक्रम भी है। हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी जीविका जो है मरीजों से चलती है, पर इतना भी भाग्य है कि कम से कम अगर हम अपने चिकित्सक धर्म को निभाते हुए चलें तो एक सेवा का बहुत बड़ा उपक्रम हम खड़ा कर सकते हैं। किसी ने, जब मैं BRS अप्लाई किया दिल्ली में एम्स में, किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब BRS लेकर के शायद आप मेदांता ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि एम्स का टैग लगा हुआ है, मैक्स ज्वाइन कर लेंगे, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैं
वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने जीवन में तो कभी प्राइवेट प्रैक्टिस की नहीं और ज्यादा से ज्यादा समय मैंने एम्स को ही दिया है। इवन आप मान के चलें 12 से 13 घंटे 14 घंटे एम्स में काम किया है। दूसरा विषय आता है, उनको मैंने सीधा प्रश्न किया, आप मुझे ये बताइए, क्या एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति नहीं सोचता कि मैं अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं? और वो दिखा इस वजह से नहीं पाता, उसको झोला छाप डॉक्टर के पास जाने के लिए इस वजह से मजबूर है क्योंकि उसके पास 1000 रुपए फीस देने को नहीं। तो मैं ऐसे जगह पर, ऐसे क्षेत्र में जाकर के प्रैक्टिस करना चाहता हूं कि जहां पर जनजातीय क्षेत्र हैं, वनवासी क्षेत्र हैं, हमारे वनवासी आदिवासी भाई भी हैं वहां पर, और मैं बहुत अत्यंत कम शुल्क में मैं एक प्रकल्प तो खड़ा कर सकता हूं। अगर मैं करता हूं तो हो सकता है मेरा कोई साथ देने वाला भी आए। अब ये विषय जरूर है कि जब से मैं यहाँ जमशेदपुर आया, ये विषय अभी तक किसी के पास गया नहीं, और मैं चाहता हूं कि ये विषय सब तक जाए कि वो गरीब भाई भी हमारा एक अच्छे डॉक्टर का जो है ना, मैं सभी को अपनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता हूँ। हर जगह मेरे बड़े बड़े यहाँ पर हॉस्टल में भी अपने जो है ना मेरी ऑन कॉल होती है, बड़ा आदर करते हैं चिकित्सक भाई, मेरा सब कुछ है। लेकिन मैं जो करने आया था वो अभी तक मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे गरीबों के बीच रहना है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि जो आप करना चाहते हैं आपकी आवाज़ उन तक पहुंचे, और आपकी बातचीत से जिस तरीके से आप मेडिसिन के साथ अध्यात्म की आप बात कर रहे हैं, और वही हमें लगता है कि अध्यात्म आपको जो सेवा जो कह रहे हैं कि भाई सेवा कार्य चिकित्सा को बनाने का एक तरीके से दे रहा है, तो इसीलिए आपने एम्स को छोड़कर आप यहाँ जमशेदपुर आए कि यहाँ पर आप तमाम वैसे लोगों से मिल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य है मेरा कि मैं जनजातीय क्षेत्रों में काम करूं, ऐसे क्षेत्रों में काम करूं जहां पर चिकित्सक का अभाव भी है, कैंप के माध्यम से हो या सब आप लोग मीडिया, हमारा क्योंकि तीसरा स्तंभ बड़ा स्ट्रांग, चौथा स्तंभ स्ट्रांग माना जाता है, आपके माध्यम से भी हमारी बात जाए क्षेत्र में और उन सभी को पता लगे कि कोई चिकित्सक ऐसा काम कर रहा है, और उस तरह से सभी लोग हमारी योग्यता का लाभ ले सकें और सभी लोग शहरी ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग लाभ ले सकें। देश का बड़ा सर्वोच्च संस्थान है, निश्चित तौर पे हम लोग काफ़ी कुछ वहाँ सीनियर से सीखते हैं, यहाँ हम तो अपने जूनियरों से सीखते हैं। मैं तो, मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जो व्यक्ति जमीन में नीचे बैठना चालू कर दे उसको कोई संसार में गिरा नहीं सकता। मेरे साथ तो कम से कम ये है कि मुझे पीछे, क्योंकि मैं बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुका हूँ और मेरा जीवन केवल परोपकार के लिए ही है। संघ से बचपन से जुड़ा और संघ के विचारधारा से, संघ के जितने मेरे देवतुल्य प्रचारक हैं उन प्रचारकों के मार्गदर्शन में, यद्यपि मैं किसी प्रकार का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं हूं और मैंने दायित्व जानबूझकर लिए भी नहीं, क्योंकि अगर मैं दायित्व लेता तो दायित्वों में बंद करके मैं काम नहीं कर पाता। शायद मुझे गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छी रामकथा रामचरितमानस बोलना भी सिखाया, तो उसके माध्यम से मैं समाज का जागरण करता हूँ, हमारे सनातन धर्म के लिए भी काम करता हूँ और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये विषय एक बहुत अच्छा समाज के बीच में जाना चाहिए। हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, और हमको एक दिन चिंता तो करनी ही पड़ेगी। उन चिकित्सकों को भी चिंता करनी पड़ेगी जो आज नहीं सोच रहे हैं, कल जरूर सोचेंगे। चलिए, आपने अच्छी बात कही और अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे बात करने में और भी आनंद आया। आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आज फिलहाल डॉक्टर साहब से अगर दिखाना है, दवा इंडिया आपके जो रामलीला मैदान है बारेडी से साक्षी वाले जो रोड है वहाँ पर बैठते हैं, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि एम्स जैसे जो सर्वोच्च संस्थान है भारत के, वहाँ पर 18 साल तक अपनी सेवा देने के बाद इन्होंने जमशेदपुर को चुना है, और इतने छोटे से बड़े मैक्स और जैसे इन्होंने वेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल्स को पैसे की लालच में नहीं, बल्कि इन्होंने सेवा कार्य जिस तरीके से चूज किया और जब बताया है डॉक्टर साहब ने कि देखिए बचपन से ही अध्यात्म के साथ रहे, आश्रम में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई कहीं ना कहीं। इसीलिए जब आदमी का नींव इतना मजबूत हो तो किसी भी क्षेत्र में चला जाए, कितना भी उसके पास सक्सेस हो, लेकिन वो धर्म का और अध्यात्म का ही रास्ता चुनता है। और आप इनका फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि इनके अनुभव का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही जो दवा भी ये लिखते हैं, जेनरिक दवाइयाँ लिखते हैं, तो आपके जहाँ पर जो खर्चा 1000 का होने वाला सिट्टे वो घटकर जो है वो 200-300 रुपये में आपका काम हो जाता है। इसलिए कि आज दवाइयों से आम आदमी परेशान है, लूट रहा है बाजार, तो वैसे में कहीं ना कहीं राहत देने का काम कर रहे हैं। और शुल्क के लिए कितना, एकदम बहुत कम शुल्क है यहाँ के हिसाब से। हमने 200 गरीबों का तो निःशुल्क है पूरी तरह से, जो दे सकते हैं, क्योंकि इस पर्चे की भी वैल्यूएशन रखनी है। वैल्यू ये तभी करेंगे जब इसका कुछ शुल्क देंगे, तो इसका 300 रुपये शुल्क हमने रखा है, जो 7 दिन तक मान्य है। चलिए, धन्यवाद। सेंटर और भी है अपना, ये भुइयाडी सभी को पता है। मेरी जमशेदपुर की जनता से मेरा सादर प्रणाम, मेरा जोहार, और सभी से आग्रह भी
कि आप बहुत अच्छे पहुंच मार्ग में हैं, भुइयाडीह भी, और हमारा ये साक्षी का चेंबर जो भी हमारा उपलब्ध करवाया गया है हमें बैठने के लिए। शाम सुबह हम दोनों टाइम यहाँ पर होते हैं। भुइयाडीह में हमारा आवास भी है और वहाँ नीचे हमारा एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप का भी है, और वहाँ पर भी आ सकते, बर्निंग घाट के पास में भुइयाडीह नीति बाग कॉलोनी में है। चलिए वहाँ भी जाकर आपको एक बार दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मकसद है कहने की बात है जो हम कह रहे थे, खत्म कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब उस सेवा कार्य उस भावना से काम कर रहे हैं। तो आपको भी अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पर आपको जेनरिक दवाइयों के साथ डॉक्टर का, इतने बड़े डॉक्टर का परामर्श मिलता है। तो इस वीडियोस को जनहित में, इसलिए कि ये जनहित में था, सेवा कार्य था, तो मुझे भी पहुँचाने का कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमारे तमाम जो दर्शक हैं दूर दराज गाँव में बैठे हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। जब कोई इतना बड़ा त्याग कर रहा है कि एम्स जैसे संस्थान और बड़े संस्थानों को छोड़कर जमशेदपुर में आकर सेवा देने का कोशिश कर रहा है, गाँव में जाकर कैंप लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हमें आप तक पहुँचाने के, तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और कोई भी अगर डिटेल्स की जानकारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति और सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।